हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 9 हम लोगों ने स्टार्ट किया है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसका क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए देखते हैं क्या कहता है आपका। अकाउंट विच रिप्रेजेंट एन आइटम ऑफ एसेट इज कॉल्ड। which represent an item of assets is called। ए हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट, बी है आपका रियल अकाउंट और सी होगा आपका नॉमिनल अकाउंट। और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। तो आइटम विच रिप्रेजेंट एन आइटम है ना, अकाउंट विच रिप्रेजेंट एन आइटम ऑफ एसेट। पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है वो जो पर्सन या पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये आता है। तो जितना भी पर्सन हो या पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो वो पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। जैसे पर्सन राम श्याम गीता अकाउंट, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। जितने भी कंपनीज या फर्म, पार्टनरशिप फर्म है, वो आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर, है ना। तो ये सब कुछ आपका आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। रियल अकाउंट के अंदर क्या आता है, जितना भी एसेट है, जितना भी एसेट्स है वो आपका रियल अकाउंट के अंदर आता है। रूल होता है डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर जितना भी आपका एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, गेन है, वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। तो बोलता है कि अकाउंट विच रिप्रेजेंट एन आइटम ऑफ एसेट, जो एसेट को दिखाता हो, है ना, वो किस अकाउंट के अंदर आएगा। तो वो ऑप्शन नंबर बी रियल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है। जितने भी आपके कंपनी है, फर्म है, या नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो, वो सब कुछ आपका आता है पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है। जितने भी आपके हॉस्पिटल हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये सब कुछ आपका आएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है। जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, जितने भी आपके एनजीओज हैं जो चल रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब पर्सनल अकाउंट के अंदर। एसेट रियल अकाउंट के अंदर और नॉमिनल अकाउंट के अंदर। जितने भी एक्सपेंस, लॉस है, इनकम और गेन है, वो इसके अंदर। तो एसेट है तो रियल अकाउंट के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। चलिए बोलता है एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम का क्या एडवांटेज है, क्या डबल एंट्री सिस्टम का क्या लाभ है, क्या फ़ायदा है ना। ए, ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। ये कहता है क्या एडवांटेज है डबल एंट्री सिस्टम का, तो कहता है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है एक साइंटिफिक सिस्टम है। क्या ये गलत है या सही है, देखते हैं। बी क्या कहता है, बी कहता है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसके बाद सी कहता है एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स, और डी कहता है ऑल ऑफ दिस। चलो
तो एडवांटेज ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम यानी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो बेस्ड होता है वो डबल इंटरेस्ट सिस्टम। लुकास पैसोली 1494 इटली के रहने वाले थे जिन्होंने डबल इंटरेस्ट सिस्टम का इजाद किया। यानी हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू हैं, डबल एंट्री करते हैं, एक को डेबिट करते हैं दूसरे को क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट क्रेडिट करते कैसे हैं? तो रूल से, किसी ना किसी रूल से, कोई ना कोई प्रिंसिपल उसके पीछे काम करता है, कोई ना कोई सिद्धांत काम करता है उसके पीछे। हम ऐसे ही किसी को डेबिट और किसी को क्रेडिट, किसी भी ट्रांजेक्शन के दो पहलू को, एक पहलू को हम डेबिट करते हैं, दूसरे पहलू को हम क्रेडिट करते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट किसी न किसी रूल से करते हैं और ये किसी न किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये किस पर आधारित है? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये सिद्धांत है आपका। तो जो कि कोई भी ट्रांजेक्शन को अगर किसी प्रिंसिपल के थ्रू करते हैं, किसी टेक्निक या रूल के थ्रू करते हैं, तो वो साइंटिफिक सिस्टम होता है। सिद्धांत है ना, टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिद्धांत का, प्रिंसिपल का हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो एक साइंटिफिक सिस्टम है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आर्ट है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, मतलब अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम जो कर रहे हैं वो आपका एक तरह से जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम ट्रांजेक्शन, वो आर्ट भी है, और जो हम प्रिंसिपल के थ्रू कर रहे हैं, किसी न किसी सिद्धांत के थ्रू कर रहे हैं, तो वो साइंस भी है। इसलिए डबल इंटरेस्ट सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम है। इसके बाद बोलता है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जाहिर सी बात है कि डबल इंटरेस्ट सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को, तो ये इससे हमको फाइनेंशियल पोजीशन भी का भी पता चलता है। और डबल इंटरेस्ट सिस्टम पे क्या बेस्ड होता है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और इसे को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। और बैलेंस शीट से ही, बैलेंस शीट एक्चुअली में यही है, इक्वेशन ही है। बैलेंस शीट क्या है आपका? कुछ नहीं है, बैलेंस शीट आपका अकाउंटिंग इक्वेशन ही है। बैलेंस शीट, इधर आपका एसेट है, इधर आपका लायबिलिटी है, या बोलिए कैपिटल प्लस लायबिलिटी है। तो एसेट जो है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटी का होता है। और बैलेंस शीट क्या दिखाता है? बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है, ठीक है। तो अगर एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बैलेंस शीट इक्वेशन है, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन है, और अकाउंटिंग इक्वेशन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हुए बनाया जा रहा है। और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो है वो डबल इंटरेस्ट सिस्टम पर आधारित है। इसीलिए ये जो है आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी दिखाएगा आपका। डबल इंटरेस्ट सिस्टम जो है उस पर आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है, और बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट आपका अकाउंटिंग इक्वेशन ही है, जिसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो आपका इससे फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलता है, ठीक है ना। तो बस इतना आप यहाँ भी ध्यान में रखो कि फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है? बैलेंस शीट। और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानकारी कौन देता है? तो इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन आपका पता चल रहा है डबल इंटरेस्ट सिस्टम से। साइंटिफिक सिस्टम है, बिल्कुल सही। अब दो सही है तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट, इसको भी समझते हैं। बोथ एस्पेक्ट को हम एंट्री करते हैं। बोथ एस्पेक्ट एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट, तो दोनों एस्पेक्ट मतलब दोनों पहलू को। जैसे हमने एक फर्नीचर खरीदा या एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को हमने क्या किया? डेबिट किया। मान लो कि 1 लाख रुपए का खरीदा, तो 1 लाख से डेबिट, ये ट्रांजैक्शन का एक पहलू जिसको हमने डेबिट किया। दूसरा पहलू कैश में हमने खरीदा, तो 1 लाख रुपये कैश चला गया। तो एक तो आपका पहला पहलू कि प्लांट एंड मशीनरी आया, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, एक पहलू, एक ट्रांजैक्शन का एक पहलू, और दूसरा पहलू कैश हमने दिया तो क्रेडिट किए। तो डेबिट और क्रेडिट दो पहलू हुआ एक ही ट्रांजैक्शन के। तो लिखता है एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट। बोथ एस्पेक्ट किसका? तो एक ट्रांजैक्शन का। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट होगा। डबल इंटरेस्ट सिस्टम एक साइंटिफिक सिस्टम भी है, जिससे नॉलेज आपका फाइनेंशियल पोजीशन का भी नॉलेज होता है, बी नंबर। और सी, हम दोनों एस्पेक्ट के, एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड भी करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये एडवांटेज है ना, ये एडवांटेज है, ये लाभ है कि ये साइंटिफिक भी है। इससे हमको फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता चल रहा है, और हम एक ही ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को डेबिट क्रेडिट करके रिकॉर्ड भी कर ले रहे हैं। तो ये सारा एडवांटेज है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13।
इम्पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एक होता है आपका पर्सनल और एक होता है आपका लिखा है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट्स, बी 4 पार्ट्स, सी 5 पार्ट्स और डी 6 पार्ट्स। बोलिए, यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ा दिए हैं ये सारे चीज़ें। चलिए देखते हैं। गोल्डन रूल या रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें क्या होता है? एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है आपका इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड होता है, या तो वो पर्सनल अकाउंट पर्सन या पर्सन से रिलेटेड है, वो पर्सनल अकाउंट है। और जो पर्सन और पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो कहलाता है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट पर्सन और पर्सन से रिलेटेड अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और जो पर्सन या पर्सन से रिलेटेड नहीं है, है ना, पर्सन से रिलेटेड नहीं है, उसे क्या कहते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट। और वो इम्पर्सनल अकाउंट क्या है आपका? तो एक है आपका रियल अकाउंट जो कि पर्सन से रिलेटेड नहीं होता है, किससे रिलेटेड होता है? एसेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। और दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये भी पर्सन से रिलेटेड नहीं है, ये किससे रिलेटेड है? लॉस से, या लिखिए एक्सपेंस से, और लॉस से, या फिर एंड इनकम से एंड गेन से, है ना। एक्सपेंस से या फिर लॉस से या फिर इनकम से या गेन से नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होता है। तो रियल और नॉमिनल दोनों पर्सन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए इम्पर्सनल अकाउंट है। और जो पर्सन से रिलेटेड है वो आपका पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट को भी 3 भागों में बांटा गया है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो इम्पर्सनल है, जिसमें रियल और नॉमिनल है। क्लियर है? अब देखिए, तो इम्पर्सनल अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स, एक है रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, डबल अकाउंटिंग सिस्टम ओन्ड इट्स ओरिजिन टू। डबल एंट्री, क्वेश्चन नंबर 14, या डबल अकाउंटिंग सिस्टम लिखा है। अकाउंटिंग सिस्टम owes its origin to Lucas Pacioli, B. Adam Smith, C. कोलर, और डी है कार्ल मार्क्स। चलिए, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। दोहरा लेखांकन प्रणाली अपने उत्पत्ति की ऋणी है, मतलब कि कह सकते हो कि डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया किसने? तो ये हो गया आपका लुकास पैसियोली, 1494, इटली के रहने वाले थे।
जिन्हें फादर ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का इजाद किया था, लुकास पैसोली, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपको पहले से पता है, कई बार बता चुके हैं। तो ये आपका लुकास पैसोली होगा। एडम स्मिथ, कोहलर और कार्ल मार्क्स नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है डबल एंट्री प्रिंसिपल मीन्स। डबल एंट्री प्रिंसिपल मीन्स ए, writing twice the same entry. B, writing all the entries twice in the books. C, having debit for every credit and credit for each debit। और डी कहता है ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव। क्या होना चाहिए बताइए। डबल एंट्री प्रिंसिपल क्या कहता है, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट को करते हैं और एक हम क्रेडिट करते हैं। तो कहता है कि राइटिंग ट्वाइस द सेम एंट्री, एक ही एंट्री को हम दो बार लिखते हैं। जैसे अगर हमने फर्नीचर परचेस किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट, या फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ऐसा कुछ। तो ये तो गलत है। एक ही ट्वाइस सेम एंट्री को हम दो बार लिखते हैं, ये गलत है। एक ही एंट्री को दो बार कैसे लिखेंगे। एक ट्रांजेक्शन के दो पहलू को हम एंटर करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। राइटिंग ऑल द एंट्रीज ट्वाइस इन द बुक, है ना। सारा एंट्री को हम दो बार लिखते हैं, जितना भी एंट्री कर रहे हैं हम दो बार लिखेंगे बुक्स अकाउंट में, नहीं। हैविंग डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट, यानी जितना भी हम क्रेडिट कर रहे हैं उसके लिए एक हम डेबिट करेंगे। यानी अगर ट्रांजैक्शन का एक पहलू क्रेडिट है, ट्रांजैक्शन का एक पहलू अगर क्रेडिट है तो दूसरा पहलू क्या होगा, डेबिट होगा। ये मतलब है कहने का इसका। और कहता है क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर ईच डेबिट। अगर हम ट्रांजैक्शन को किसी को क्रेडिट कर रहे हैं तो किसके लिए, हर डेबिट के लिए हम क्रेडिट करेंगे। कहने का मतलब है कि ट्रांजैक्शन का हम दोनों पहलू को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर हम एक पहलू को क्रेडिट किए हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम एक पहलू को क्रेडिट किए हैं तो दूसरे पहलू को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर एक पहलू को हम डेबिट किए हैं तो दूसरे पहलू को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट के लिए क्रेडिट और क्रेडिट के लिए डेबिट। तो वही यहाँ पर कह रहा है आपका कि हैविंग डेबिट फॉर एवरी क्रेडिट, हम डेबिट करेंगे हर क्रेडिट के लिए, और क्रेडिट फॉर ईच डेबिट, है ना। तो हर डेबिट के लिए हम क्रेडिट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत है। सी नंबर हो गया ऑप्शन आपका करेक्ट क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 के बाद 16 नंबर।
आपका हो गया प्रोप्राइटर्स अकाउंट्स इज प्रोप्राइटर का जो अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? ए, बी, सी और डी। पहला है आपका रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, और डी है नन ऑफ दिस। बोलिए प्रोप्राइटर का अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका होगा वो होगा आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। देखिए बिजनेस और ऑनर दोनों अलग हैं, और बिजनेसमैन ने यानी ऑनर ने यानी प्रोप्राइटर ने जो पैसा लगाया उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। और कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए अगर मॉडर्न अप्रोच से देखें तो इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन इस कैपिटल को दिया किसने? किसी पर्सन ने दिया है, ऑनर ने दिया है। तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा आपका? पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा ये कैपिटल अकाउंट आपका, या प्रोप्राइटर अकाउंट। प्रोप्राइटर अकाउंट का मतलब क्या? प्रोप्राइटर का यहाँ पे अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है कि क्या है, तो वो पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये किसी पर्सन ने दिया है, तो ये आ रहा है आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये कैपिटल? ऑनर को, तो ये आएगा आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर आपका रियल अकाउंट के अंदर एसेट आता है, नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन आता है, और ये कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। क्लियर है बच्चे? तो ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। बेसिकली प्रोप्राइटर अकाउंट के बारे में पूछा कि प्रोप्राइटर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? प्रोप्राइटर अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट कौन सा है? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑनर को, मालिक को, पर्सन को, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17। In case of bad debt, which account is credited? Which account is credited? A है बैड डेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बोलता है किसको क्रेडिट करेंगे, समझाते हैं। बी क्रेडिटर्स अकाउंट, सी डेटर्स अकाउंट, और डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। बोलिए क्या होगा, बताते हैं इसको। कौन से अकाउंट को बोलता है क्रेडिट करेंगे? तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि क्या जर्नल एंट्री इसका होता है। तो देखिए बैड डेट का मतलब क्या बोलता है कि बैड डेट जब होगा तो किस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। हर ट्रांजेक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करते हैं, एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट। तो बोलता है कि किसे हम क्रेडिट करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, एक पहलू को हम डेबिट करते हैं और दूसरे पहलू को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बोलता है कि क्रेडिट किसे करेंगे, डेबिट नहीं पूछ रहा है, बोलता है क्रेडिट किसे करेंगे अगर बैड डेट होता है तो देखिए अगर बैड डेट जब होता है तो बिजनेस के लिए लॉस है। नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी हम डेबिट कर देंगे लॉस को, और लॉस क्या है, तो लॉस है आपका बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, अभी जैसे मैंने पुराना एग्जांपल दिया था कि 2000 का डेटर जो है वो पैसा नहीं दिया बिजनेस को, तो 2000 से मान लेते हैं बिजनेस का लॉस होगा। तो बोलता है कि इन केस ऑफ बैड डेट विच अकाउंट इज डेबिट क्रेडिटेड। अगर बोलता है विच अकाउंट इज डेबिटेड तो बैड डेट अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो किससे करते हैं, बैड डेट अकाउंट को डेबिट। अगर यहाँ पे बोलता है डेबिटेड, किसको डेबिट करते हैं, तो बैड डेट को डेबिट करते हैं। अब बोलता है किसको क्रेडिट करेंगे। तो देखिए बैड डेट से क्या हुआ, देखो पुराना एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहाँ पे कि बिजनेस ने क्रेडिट सेल किया। बिजनेस ने क्या किया, क्रेडिट सेल किया। तो ये बिजनेस का डेटर बना, ये मान लो एक और बिजनेस का डेटर, ये और बिजनेस का डेटर, सबको बिजनेस ने क्या किया, क्रेडिट सेल किया। 2000,
3,000 और एक 5,000। इसने पैसा नहीं दिया बिज़नेस को, नियर फ्यूचर में सबको बिज़नेस को पैसा देना था, तो इसने पैसा नहीं दिया, तो बैड डेट हो गया, तो बिज़नेस के लिए नुकसान हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट। इससे बिज़नेस का डेटर बढ़ा या घटा, तो घटा, डेटर घटा यानी एसेट, बिजनेस करंट एसेट होता है ना डेटर बिजनेस का, तो इससे बिजनेस का एसेट घटा। तो जब एसेट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। तो अभी बिजनेस का डेटर घट गया ना, कितने से, तो डेटर अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितने से घटा, देखिए एसेट का क्या रूल होता है मॉडर्न अप्रोच से, एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। और एसेट अभी यानी डेटर घटा, तो घट गया तो क्या कर देंगे, डेटर को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बात, तो डेटर को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया, तो बोलता है किसे डेबिट करेंगे, अगर पूछता तो बैड डेट अकाउंट को डेबिट करेंगे, किसे क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पर हम डेटर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डेटर अकाउंट, इसे हम क्रेडिट किए। अगर बोलता है कि बैड डेट रिकवर हो जाएगा, है ना, तो किसे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो बैड डेट रिकवर होगा तो बिजनेस में कैश आ गया। रिकवर का मतलब भूले भटके जो डेटर था, मान लो ये आके बिजनेस को पैसा दे दिया 2,000 रुपये, तो कैश आ गया। और किससे हम क्रेडिट करेंगे, तो बैड डेट, जो कि खराब बैड डेट हो गया था, पैसा डूब गया था, वो क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया। तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट 2,000 रुपये से। तो अगर बोलता है कि बैड डेट रिकवर हो गया तो क्या किसे डेबिट करेंगे, तो कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किसे क्रेडिट करेंगे, तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 तक आप लोग ध्यान से देख लो। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कहोगे, डिस्कस करोगे हमसे। याद रखना कि हमेशा जो है आप जितना भी सवाल बना रहे हो उसको ध्यान से बनाना, ताकि आपको क्वेश्चन कहीं से भी हो जाएगा, पूछ सकता है। अभी आपसे मान लो बैड डेट के लिए पूछ दिया कि कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो आपको डेबिट क्रेडिट दोनों पता होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाओगे। ऐसा तो नहीं कि आप याद रखोगे कि हम अभी इस क्वेश्चन को देख के आप याद कर लोगे कि हम डेटर को क्रेडिट करेंगे। तो याद आप कितने चीज़ को रख पाओगे, जब तक आप जो है अकाउंटिंग का जितने रूल है और रूल से आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करना है उतना नहीं करोगे, तो फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे बेसिकली, तो आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। फिर आप वैसे एग्ज़ाम दे करके आ जाओगे जैसे तैसे, और नंबर भी आपका फिर वैसे ही आएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो है ठीक तरीके से पढ़ो। और जर्नल एंट्री है तो जर्नल एंट्री का जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके सॉल्व कर लो। देखिए जर्नल जब आप क्लास 11 में पढ़ते हो तो हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बेसिक है वो जर्नल एंट्री ही है आपका, क्योंकि यहीं से आपका एक तरह से अकाउंटिंग का शुरुआत भी होता है। शुरुआत तो आपका यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग किए, फिर थ्योरी किए, प्रिंसिपल वगैरह पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सारा चीज़ भी, जितना भी प्रिंसिपल है। लेकिन आप डेबिट क्रेडिट में अगर गड़बड़ाओगे तो फिर आप अकाउंटिंग हाथ कैसे चलाओगे, आप हाथ का प्रैक्टिस कैसे होगा, है ना। आप जान गए कि ये सारा प्रिंसिपल है, लेकिन उस प्रिंसिपल को किस तरीके से जर्नल में अप्लाई करना है ये जानना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के दम पर अब जर्नल के एंट्री पे के ही दम पर हम क्या बनाएंगे, लेज़र बनाएंगे। अब लेज़र क्या है, जर्नल का लेज़र पोस्टिंग है। हम लेज़र में को क्या कर रहे हैं, बस जर्नल एंट्री का हम पोस्टिंग कर रहे हैं उसमें। अब मेरा कोई काम नहीं है, अब हम जर्नल हमको बनाने आ गया, उसको हम लेज़र बना देंगे आराम से, कोई काम नहीं है मेरा। अब बस हमको जानना है कैसे करना है, हमको कोई डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे ये हमको जानना ज़रूरी है। लेकिन अब पोस्टिंग के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। एक बार जान गए कि पोस्टिंग कैसे करना है, जर्नल एंट्री दिया है आप पोस्टिंग कर दोगे, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है ही नहीं। इसके बाद फिर आपको उससे क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। उसके लिए भी कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। एक बार जान गया कि किसे डेबिट करना है, कौन सा बैलेंस डेबिट है, कौन सा बैलेंस क्रेडिट है, बस उसमें लिस्ट तैयार कर देना है। उसमें भी आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। फिर ट्रायल बैलेंस से आप बनाइएगा फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसमें फिर आप चूँकि एक्रूअल सिस्टम पे बनाइएगा तो फिर उसमें प्रिंसिपल वगैरह का आपको नॉलेज होना चाहिए वहाँ पे फिर। लेकिन बेस कहाँ है, तो जर्नल पे आपका बेस सारा के अटकता है। तो डेबिट क्रेडिट करना आप अच्छा से सीखोगे, कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा आप सॉल्व कर लोगे। चलिए, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 17 तक ही हम आज आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक आप देख लेना और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।